channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 10th gravitation part 3rd, or you can say the last part. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about the pressure in fluids. प्रेशर फ्लूइड्स मतलब क्या जानते हैं? फ्लूइड मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बुओयेंसी, और हम फिर देखेंगे व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर. तो फिर सरफेस के ऑफ वाटर के ऊपर रखने से कुछ वस्तुएं वो डूब जाते हैं, सिंक करते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं. ये हम डिस्कस करेंगे क्यों. और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो फिर आइए शुरू करते हैं हमारा ये थर्ड पार्ट, प्रेशर इन फ्लूइड्स. जैसे कि आप जानते हैं ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. पहले हमको लगता था ना, अगर हम डिटेल में ना पढ़ें तो हमको रफली लगता है कि फ्लूइड्स मतलब होता है लिक्विड, पर एक्चुअली सिर्फ लिक्विड ही नहीं, ऑल लिक्विड्स और गैसेस ये सारे को फ्लूइड्स कहा जाता है. तो एक सॉलिड एक्जर्ट्स प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स वेट. किसी सॉलिड किसी के ऊपर अगर रख देंगे तो क्या होता है, वो एक प्रेशर एक्जर्ट करता है, एक दबाव डालता है उसी चीज़ के ऊपर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का एक वेट होता है ना, सॉलिड का एक वेट होता है और इसके वजह से ऐसा होता है. पर क्या आपको पता है ये जो फ्लूइड है उसका भी तो वेट होता है. फ्लूइड मतलब हमारे गैसेस हुआ और लिक्विड हुआ, उसका भी एक वेट होता है और दे ऑल्सो एक्जर्ट प्रेशर. तो फिर ये भी प्रेशर का, जिसका भी वेट होता है वो एक प्रेशर डालता है, एक दबाव डालता है. और ये लिक्विड या गैसेस ये कहाँ पर दबाव डालते हैं? सपोज एक कंटेनर में इनको एनक्लोज कर दिए तो फिर ये कंटेनर की बेस पर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड. जिस पात्र में रखेंगे, किसी एनक्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे तो उसके वॉल के ऊपर, ये एक कंटेनर है तो इसके वॉल के ऊपर, इसके बेस के ऊपर ये सब फ्लूइड जो है प्रेशर एक्जर्ट करते हैं. तो प्रेशर एक्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड ऑन डिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस. ये जो प्रेशर होता है ये सभी डायरेक्शन में सेम होता है, ऑल डायरेक्शन में. ये एक हमारे एनक्लोज्ड कंटेनर है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे दोनों ओर से तो क्या होगा, अंदर के जो गैस है या फिर लिक्विड है सभी डायरेक्शन में सेम हिसाब से ये प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. आइए देखते हैं व्हाट इज बुओयेंसी. बुओयेंसी मतलब आप रफली समझ लीजिए. देखिए आप किसी भी वस्तु को आप जब पानी में डुबाते हैं और फिर पानी से बाहर निकालते हैं, आपको जब तक वो वस्तु पानी के अंदर होता है थोड़ा भारी आपको लाइट वेट होता है. जब पानी छोड़ के ये एयर में आने लगता है तब उसको अब थोड़ा लगता है कि भारी हो गया. तो ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ बुओयेंसी. अगर आप शहर में रहते हैं तो स्विमिंग पूल में स्विम किए होगे, मैं भी करती हूँ, तो फिर तभी तो फील होता है ना, जब स्विम करते हैं खुद को लाइट वेटेड फील होता है. और अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर आप पॉन्ड में, तालाब में स्विम करते होंगे तो तभी आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि हैव यू एवर कि खुद को एक लाइट वेट सा महसूस होता है. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं. और भी जब कुएं से, किसी वेल से पानी निकालने के टाइम, आप तो नहीं निकाले होंगे, पर फॉर योर फन और फॉर टेस्ट करने के लिए आप कभी ये ट्राई कीजिए. पर बी केयरफुल, किसी बड़े आपके साथ होना चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एडल्ट पर्सन शुड बी विथ यू. यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई इट अलोन. ओके. तो जब वेल से हम पानी निकालते हैं तो देखते हैं कि बकेट जब तक वाटर के अंदर है तब तक हमें थोड़ा लाइट वेट होता है, और बकेट जब वाटर छोड़ के व्हेन इट इज आउट ऑफ वाटर तो फिर ये हमें थोड़ा हेवी लगने लगता है. तो हैव यू एवर वंडर, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये सारे बिकॉज ऑफ बुओयेंसी. तो फिर देखो अब और एक बात, छोटे दिनों से पढ़ते आ रहे हो, अगर एक नेल आयरन का नेल छोड़ोगे तो पानी में डूब जाता है, पर एक शिप कैसे वो फ्लोट करता है. हाँ, तो फिर ये सारी बातें हम जानने वाले हैं. हैव यू एवर वंडर
व्हाई ए शिप मेड ऑफ आयरन, एक बड़ा सा जहाज जो कि आयरन से बना है, तो फिर वो कैसे पानी में फ्लोट करता है? इतनी वजनदार है, उसका मास इतना ज़्यादा है, फिर भी वो कैसे समुंदर में फ्लोट करता है ना? एंड स्टील डाई नॉट सिंक इन सी वाटर, बट आयरन एंड स्टील एंड डाई नॉट सिंक इन सी वाटर में वो डूब नहीं जाता, बट वाइल द सेम अमाउंट ऑफ, अगर किसी आयरन पीस लेंगे, एक नेल लेंगे या सीट ऑफ हम स्टील लेंगे तो क्या होता है? पानी में डूब जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए हम एक एक्टिविटी करेंगे 10.4, जिसमें हम लेने वाले हैं एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और उसका मुंह बिल्कुल एयर टाइट रहेगा, बंद रहेगा, और इसको हम डुबाएंगे एक बकेट फील्ड वाटर में। तो क्या होगा? बोतल जाहिर सी बात है फ्लोट करेगा। ये आप देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो फिर ट्राई कर सकते हैं। एक बकेट फुल ऑफ वाटर लेके उसमें जिसका माउथ एयर टाइट बंद है, यानी कि हमारी बोतल के अंदर सिर्फ एयर ही एयर है, आप पानी में डुबा सकते हैं, तो फिर वो ऊपर फ्लोट करता है। तो अब फिर क्या करेंगे कि उसको पानी के और गहराई में लेने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि वो तुरंत अपवर्ड पुश से बाहर निकल आता है। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बोतल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वाटर के अंदर से एक अपवर्ड थ्रस्ट आता है, जिसकी वजह से हमारी ये बोतल जो है ये फ्लोट करता है ना? तो फिर इसी फोर्स क्या है हम देखते हैं। तो exerts a force on in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper. जितना गहराई में जाएंगे वो पुश इतना ही और भी स्ट्रांग होगा, और till it completely immersed, जब तक वो पूरा ना डूब जाए। Now release the bottle, it bounces back to the surface. जितना गहराई में ले जाएंगे आप फील करेंगे कि नीचे की ओर से अपवर्ड थ्रस्ट इतना ही स्ट्रांग हो रहा है, और पूरा छोड़ देंगे तो वो पूरा सरफेस में आकर तुरंत हाजिर हो जाएगा बकेट के पानी के ऊपर। ठीक है। डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन दिस बोतल। तो फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये हमेशा किसी भी वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है, डाउनवर्ड खींचता है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड खींचता है। तो फिर क्या ऐसे कोई इसमें एक्ट कर रहा है क्या? इफ सो व्हाई डज नॉट द बोतल स्टे इमर्स्ड इन वाटर। अगर ये डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं डूब रहा है? तो हाउ कैन यू इमर्स द बोतल इन वाटर। तो फिर ये बोतल को पानी में डुबाने का क्या तरीका है? द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बोतल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बोतल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बोतल इज पुल्ड डाउनवर्ड। इसीलिए तो हम वो थोड़ा पानी में जब डुबाते हैं, नीचे की ओर डुबाते हैं, फिर क्या होता है? वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल। वो वाटर के अंदर से अपवर्ड फोर्स ऊपर उसको उठा लेता है, फेंक देता है सरफेस के ऊपर। thus the bottle is pushed upward. We have learned that weight of the object is the force due to gravitational attraction of the earth. किसी भी वस्तु का वेट क्या है? एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जो ऑफ द अर्थ सभी वस्तु को अपनी ओर जिस फोर्स से खींचता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी वजह से उसका वेट है, वह है उसका वेट। यही जो ग्रेविटेशनल पुल है, अट्रैक्शन है, वही है उसका, इस वस्तु का वेट है। तो व्हेन द बोतल इज इमर्स्ड, जब वस्तु को हमने पानी में डुबाया तो क्या हुआ? पानी के अंदर से एक अपवर्ड फोर्स उसको ऊपर की ओर ठेल रहा है। तो फिर वाटर ऑन द बोतल, तो फिर जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड फोर्स है हमारी थ्रस्ट फ्रॉम द वाटर। तो फिर ये अपवर्ड फोर्स जो है ये ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन इट्स वेट, मतलब डाउनवर्ड फोर्स। वेट क्या है? डाउनवर्ड फोर्स। देयरफॉर इट राइजेस अप। अरे जिसका जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसी का ही काम करेगा। अपवर्ड फोर्स जो है ये ग्रेटर है और डाउनवर्ड फोर्स जो है ये लेस है, इसीलिए वो ऊपर की ओर ठेल रहा है।
अगर आपके फ्रेंड भीतर से बाहर आपको खींच रहे हैं और आप कोई बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, तो जिसका फोर्स या फिर खिंचाव ज़्यादा होगा उसी के और दूसरा वाला आ जाएगा। हाँ, आपके फ्रेंड के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसी हिसाब से यही फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। तो टू कीप द बोतल completely immersed, the upward force on the bottle, then to water must be balanced. अगर हम चाहते हैं पानी के अंदर ये बोतल डूबा रहे तो फिर ये जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स बैलेंस होना, ये नीचे वाला डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स, ये दोनों बैलेंस होना ज़रूरी है। और ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो, जो नीचे वाले का अपवर्ड फोर्स शायद इतना लंबा है और नीचे वाला फोर्स इतना ही हो रहा है, तो ये जो कमी, ये जो डिफरेंस है, इसी को हमें एक्सटर्नली और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर ये बैलेंस होके रहेगा। तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए this can be achieved by externally applied force acting downwards. This force must be at least equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. Weight of the bottle की वजह से वो नीचे आ रहा है और अपवर्ड फोर्स की वजह से वो ऊपर जा रहा है। इनका जो डिफरेंस हो रहा है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है। अगर हम बैलेंस चाहते हैं तो इनका जो डिफरेंस है, इनको हमको इक्वल करना पड़ेगा। The upward force exerted by the water on the bottle is known तो जो अपवर्ड फोर्स हो रहा है तो फिर उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके ऊपर हम उसको नीचे करके रखेंगे तो फिर ये बैलेंस होके रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा exerted on the bottle in bottle is called upthrust और buoyant force। इसी फोर्स को तो कहते हैं, वाटर का जो अपवर्ड फोर्स रहता है इसी को तो कहते हैं कि buoyant force। ये हो गया हमारा buoyant force। In fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid। किसी भी वस्तु को आप फ्लूइड में डुबाए रखें तो उसका एक buoyancy फील होता है। वो buoyancy क्या है? वो अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर जो है, उसी फ्लूइड है, वो फील होता है, वही होता है हमारे buoyancy। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस buoyant फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और इसका वो कितना स्ट्रॉन्ग buoyant फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो डिपेंड करता है कि जिस फ्लूइड में हम उसको डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी क्या है। यानी कि डेंसिटी बहुत मैटर। डेंसिटी मतलब क्या? इसका गाढ़ापन। तो फिर वो कितना उसका डेंसिटी कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। आइए देखते हैं व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर में, पानी की सरफेस में हमने छोड़ दिया एक वस्तु, या तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। क्यों? अगर फ्लोट करता है तो क्यों, और अगर सिंक करता है तो फिर क्यों। आइए इसके अंदर की बात हम जानते हैं। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं 10.5। इसमें हम एक बीकर लेंगे फील्ड विथ वाटर। एक बीकर लिए जिसमें पानी भर दिए और उसमें एक नेल छोड़ दिए, एक आयरन नेल लिए और उसको पानी के ऊपर छोड़ दिए। क्या होगा? आप ये किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो नेल क्या होगा? नीचे डूब जाएगा। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द नेल पुल्स इट डाउनवर्ड। नेल क्यों सिंक किया? क्योंकि नेल को, हमारी नेल के ऊपर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो फिर एक फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ सभी वस्तु को अपनी ओर खींचता है और यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड, इसीलिए वो नीचे चला गया। यानी कि नीचे जैसे बैठा है हमारा ग्रेविटेशनल पुल और इसी वजह से वो नीचे चला गया। देयर इज एन अपवर्ड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तो वो नीचे आ गया। अब ये वाटर जो है, वाटर, देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। तो फिर वाटर का भी एक अपथ्रस्ट होता है नेल के ऊपर, which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water।
ऊपर को ठेलने वाला फोर्स से हमारी डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा हो गया, इसीलिए नेल सिंक। अगर ये ज़्यादा हो गया इसीलिए वो सिंक किया, वो डाउनवर्ड होके रहा। आइए देखते हैं कि किसी वस्तु और एक एक्टिविटी करते हैं 10.6 में। इसमें हम देखेंगे कि ए फील्ड विथ वाटर, एक बीकर लेंगे और इसमें हम एक कर्क लेंगे और एक एरन नेल। यानी कि इसी से पता चल रहा है एक बहुत लाइट वेट है और एक हैवी है ना। अब कर्क कभी अपने हाथ में पकड़े हैं, बैडमिंटन खेलते हैं क्या, उसके पीछे की ओर जो रहता है वही कर्क तो है। और एरन नेल वो बहुत भारी होता है। तो हमने लिया एक कर्क और एक एरन नेल, पर दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास जो है वो इक्वल है। तो प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस में हम ये दोनों को रखें। हमने जब ये दोनों को पानी में छोड़ा तो कर्क फ्लोट हुआ, कर्क जो है वो ऊपर ही ऊपर रह गया तैरता हुआ, और नेल जो है नीचे डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। ये नेल और कर्क के बीच क्या फर्क है? उनका डेंसिटी का। तो ये डेंसिटी क्या है? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी दोनों का मास सेम है। कर्क भी जिस सपोज 5 ग्राम का है, नेल भी 5 ग्राम का है, तो एक डूब गया, एक फ्लोट किया। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ये डेंसिटी के हिसाब से किसी वस्तु फ्लोट करता है या सिंक करता है। द डेंसिटी ऑफ कर्क इज लेस एंड द डेंसिटी ऑफ द नेल इज मोर। द डेंसिटी ऑफ कर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे है वाटर और ऊपर है हमारे कर्क, तो फिर कर्क का डेंसिटी जो है ये कम है और हमारा वाटर का डेंसिटी जो है ये ज़्यादा है, इसलिए कर्क फ्लोट करता है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कर्क इज ग्रेटर। क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए अपथ्रस्ट जो है ऑफ वाटर ऑन द कर्क इज ये ग्रेटर है, और जो ग्रेटर होगा उसी का बस चलेगा। तो इट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कर्क। कर्क का वेट के हिसाब से उसका जो अपथ्रस्ट है वाटर का वो ग्रेटर है, इसीलिए हमारा कर्क जो है ये फ्लोट करेगा। और अगर हम नेल की बात देखें तो उसमें नेल का जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसीलिए द अपथ्रस्ट वाटर ऑन द एरन नेल इज लेस। वाटर का जो अपथ्रस्ट है वो नेल के ऊपर नेल से कम है। नेल की डेंसिटी से हमारे वाटर का डेंसिटी कम है, इसीलिए ये जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर है ये लेस देन द वेट ऑफ द नेल। वेट ऑफ द नेल क्या करता है? नेल को डाउनवर्ड फोर्स से नीचे खींचता है, जो कि ज़्यादा है, इसीलिए ये सिंक करता है। तो डेंसिटी के हिसाब से हमारी ये अप डाउन और कौन फ्लोट करेगा और कौन सिंक करेगा ये तय होता है। ठीक है, अब आप समझ गए। आइए अब देखते हैं देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस, किसका लेस होगा किसका ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से वो फ्लोट करेगा या फिर हमारा सिंक करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी कर रखे हैं। ये एक्टिविटी में ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब शुरू करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें हम लेने वाले हैं एक्टिविटी 10.7। टेक ए पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू द एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग और ए स्प्रिंग बैलेंस। एक रबर का स्ट्रिंग लिए, इसमें हमने एक स्टोन को टाई किया। रबर स्ट्रिंग अगर नहीं है तो हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, इसमें एक स्टोन को टाई किया, बांधा, और उस सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑन द स्ट्रिंग एज सोन। तो फिर जैसे ही आपको वहाँ चित्र में दिया गया है, जैसे ही हमने स्प्रिंग में वो स्टोन को सस्पेंड किया, झुलाया, तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसका एलोंगेशन हो जाएगा, एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग
ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन, क्योंकि स्टोन का एक वेट है, इसी वजह से वो स्ट्रिंग एलोंगेट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग दिखाया। क्यों? क्योंकि स्टोन भारी है। नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन वाटर। अब स्टोन को लेकर, स्टोन को स्ट्रिंग में बांधा हुआ है, इसी को हम वाटर में, इन एक कंटेनर में वाटर है और उसी में हमको डुबाना है, डिप करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पर फिगर दिया गया है। ये है, हमने एक रबर बैंड बोल सकते हैं, रबर की स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या फिर स्प्रिंग में इसको एक स्टोन को बांध के झुलाया, फिर उसको पानी में डुबाया, उससे क्या होगा? तो यू फाइंड दैट एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को स्टोन के साथ पानी में डुबाया, देखा कि वो जो एलोंगेशन हुआ था ड्यू टू वेट वो कम पड़ गया, या फिर आप कह सकते हैं जो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कम क्यों हुआ? क्योंकि जरूर इसका वेट डिक्रीज हुआ है, इसीलिए। नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट्स फुल्ली इमर्स्ड इन द वाटर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कम हो गया, या फिर हमारे जो एलोंगेशन हुआ था वो स्ट्रिंग में वो भी डिक्रीज हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ? We know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to weight of the stone. Weight of the stone की वजह से ही वो हमको रीडिंग दिखा रहा था और उसका एलोंगेशन हुआ था। अब जैसे ही हमने उसको पानी में डुबाया तो फिर स्टोन का उसका मास कम हो गया और इसीलिए वो डिक्रीज किया। जैसे ही लोअर्ड हुआ तो फिर इट मीन्स दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर इसी वजह से सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस वंस द स्टोन इज लोअर्ड इन वाटर, जैसे ही हमने पानी में डुबाया तो फिर उसका एक्सटेंशन डिक्रीज किया। क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जैसे पानी में हमने उसको डुबाया, पानी का एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, इसीलिए उसका जो वेट है उसमें डिक्रीज आया, इसीलिए वो रीडिंग में उसका ऐसे दिखाया। द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस एंड हेंस द एलोंगेशन ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि फोर्स कम हुआ। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, जैसे हमने पानी में डुबाया, वाटर से एक अपवर्ड थ्रस्ट स्टोन के ऊपर एक्सर्ट हुआ एंड दिस फोर्स इज नोन एज इट इज द फोर्स ऑफ बुएंसी। तो फोर्स ऑफ बुएंसी क्या है? वस्तु को पानी में डुबाने से पानी का जो अपवर्ड फोर्स रहता है वो होता है फोर्स ऑफ बुएंसी। इसके वजह से ही हमको किसी वस्तु लाइट वेट फील होता है जब तक वो पानी में होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुओयंट फोर्स? तो फिर ये जो बुओयंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी कि कितना स्ट्रांग होता है, कितना ज़्यादा कितना कम होता है। तो इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स फॉर ए गिवन बॉडी? तो फिर किसी बॉडी को अगर हम किसी भी प्रकार के फ्लूइड में डुबाएंगे, क्या ये बुओयंट फोर्स सेम ही होगा, या फिर एक फ्लूइड में अगर हर टाइप ऑफ बॉडी अगर हम डुबाएंगे तो ये बुओयंट फोर्स क्या सेम होगा? नहीं। द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, ऐसा नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। आइए इसको हम डिटेलिंग में समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमको ये जानने के लिए मिलता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, एक वस्तु को फुल्ली या फिर पार्शियली एक फ्लूइड में डुबा गया तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स that is equal to the weight of the fluid replaced by it। तो फिर हमने किसी वस्तु को अगर पार्शियली डुबाया या फिर पूरी तरह से किसी फ्लूइड में डुबाया तो फिर इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स अंदर महसूस होता है। तो फिर ये अपवर्ड फोर्स कितना है?
इसका अमाउंट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो फिर वो डुबाने से जितना उसका पानी हुआ, सपोज पानी में, एक कटोरी पानी में आपने एक स्टोन डुबाया, तो उसकी वजह से जितना पानी निकल आया वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वजन के साथ, उसी अमाउंट के साथ, उसका वेट के साथ समान होता है वो अपवर्ड फोर्स। तो इसी के चलिए आगे देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशंस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसी के ऊपर हमारे इलेक्ट्रोमीटर, हमारे बड़े बड़े शिप बनते हैं, फिर हमारे सबमरीन्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमीटर बनते हैं, हाइड्रोमीटर्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रोमीटर से हमको क्या फायदा होता है? इट डिटरमिन्स द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। मिल्क कितना प्योर है उसका टेस्टिंग होता है। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको पता चलता है। और ये सारे हमारे बना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। आइए अब देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव मतलब किसी के साथ कंपेयर करना, उसी को तो रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव मास, रिलेटिव डेंसिटी किसी के साथ कंपेयर करना होता है। तो डेंसिटी, एज यू नो, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द, डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम उसे कहते हैं डेंसिटी। तो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। Therefore, the density of a substance is one of its characteristic properties. It is different for different substances. अलग अलग वस्तु के लिए डेंसिटी अलग अलग होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक सोना लिया हमने, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है? 19300 kg पर मीटर क्यूब, 19,300 kg पर मीटर क्यूब। जबकि आप वाटर का लेंगे तो वाटर का कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो फिर हुआ ना, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग डेंसिटी। तो density of a given sample of a substance can help us to determine its purity. ये डेंसिटी से हम ये जानते हैं कि उसका प्योरिटी कितना है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी के साथ अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो उसको एक्सप्रेस करने में हमको ये बहुत इजी होता है। जैसे कि मान लीजिए, और उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हम किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु का अपना डेंसिटी उसका कंपेयर किया गया डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसे कहेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी रखा गया है, ये वाला, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वह डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस का डेंसिटी ले ले और उसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की। क्योंकि ये है कंपैरिजन है, सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज ए रेशियो, ये एक रेशियो है, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है सिल्वर का। हमने वाटर के साथ उसका डेंसिटी कंपेयर किए तो हमको मिला 10.8 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.